हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में आप लोग हिंदी के 5वें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 42 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रैक्टिस सेट जब आप कीजिएगा तो आपके जो पिछले प्रश्न होते हैं वो आपको याद हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है। और ये प्रैक्टिस सेट डेली यानी रोज सुबह 5 बजे चलता है, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन आता है, सब्सक्राइब करने के बाद उसको ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन है निबंध है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है आलेख है, डी ऑप्शन है डायरी है। तो यहाँ पे बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है। तो यह एक निबंध है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दो नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? ए ऑप्शन है यहाँ पे लिंग का निर्धारण करना, बी ऑप्शन है पेशे का निर्धारण करना, सी ऑप्शन है संस्कार का निर्धारण करना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो पेशे का निर्धारण करना, यही क्या है सबसे बड़ा दोष है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे तीन नंबर प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? यहाँ पे बताना है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो जो सेन साहब थे उनको कितनी पुत्रियां थी, तो उनको 5 पुत्रियां थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक लड़का था जिसका नाम क्या था, कासू था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? ए ऑप्शन है खेलना, बी ऑप्शन है दिन भर पढ़ते रहना, सी ऑप्शन है दिन में खाना नहीं खाना, डी ऑप्शन है यहाँ पे कुछ नहीं। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया, तो यहाँ पे खेलना सिखाया गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, जनरल कनिंघम थे, जो जनरल कनिंघम थे वो क्या थे? ए ऑप्शन है आलोचक, बी ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, सी ऑप्शन है दार्शनिक, डी ऑप्शन है पुरातत्वता। तो यहाँ पे बताना है कि जो जनरल कनिंघम थे वो क्या थे, तो ये एक आलोचक थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे? जो मैक्स मुलर थे उनके मास्टर कौन थे? ए ऑप्शन है ग्रियासन, बी ऑप्शन है यहाँ पे डॉक्टर वली, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे बताना है कि मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे, तो मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रियासन क्या थे, ये मैक्स मुलर के मास्टर थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे। 7 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। ए ऑप्शन है भारतीय परंपराओं पर, बी ऑप्शन है भारतीय सैनिकों पर, सी ऑप्शन है भारतीय लोक नृत्य पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है, तो भारतीय परंपराओं पे क्या है, गर्व है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मनुष्यता की विरोधिनी, बी ऑप्शन है मनुष्यता की संतोषणी, सी ऑप्शन है यहाँ पे सहजता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अस्त्र बढ़ाने की प्रकृति क्या है, तो मनुष्यता की विरोधनी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है आप देखिए 9 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन सा भाषा नहीं लिखी जाती है? जो देवनागरी लिपि होता है उसमें कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मैथिली, सी ऑप्शन है तमिल, डी ऑप्शन है नेपाली। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है, तो जो तमिल भाषा है वो देवनागरी में नहीं लिखी जाती है, लेकिन हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में, मैथिली देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली जो भाषा है वो यहाँ पे देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन जो
ये तमिल है, ये देवनागरी में नहीं लिखा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। ए ऑप्शन है यहाँ पे ब्राह्मी लिपि, बी ऑप्शन है सिद्धम लिपि, सी ऑप्शन है ए बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया, तो ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि दोनों से बताया, यानी यहाँ पे ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। ए ऑप्शन है कहानीकारक के मित्र ने, बी ऑप्शन है कहानीकारक के भाई ने, सी ऑप्शन है कहानीकारक के रिश्तेदार ने, डी ऑप्शन है कहानीकारक के साले ने। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था, तो कहानीकारक के रिश्तेदार ने प्रपंच रचा था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, यानी एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, बहादुर कौन था। जो बहादुर था वो कौन था आपको बताना है। ए ऑप्शन है कहानीकारक का चपरासी, बी ऑप्शन है कहानीकारक का नौकर, सी ऑप्शन है कहानीकारक का पहरेदार, डी ऑप्शन है एक फौजी। तो यहाँ पे बताना है कि जो बहादुर था वो कौन था, तो बहादुर कहानीकारक का एक नौकर था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो यहाँ पे बताना है कि परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, बी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो ये रामविलास शर्मा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। ए ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1968 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1972 ईस्वी में। तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1965 ईस्वी में मिला, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है कि रचनाकार कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शहर अभी भी संभावना है किनकी रचना है। ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, बी ऑप्शन है अज्ञेय की, सी ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अशक की, डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की। तो यहाँ पे बताना है कि शहर अभी भी संभावना है, ये किनकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। जो महाविद्यालय पुस्तक है उसमें से कौन सी रचना इसमें से ये संकलित है। ए ऑप्शन है मछली, बी ऑप्शन है 20 के दांत, सी ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति, डी ऑप्शन है नागरी लिपि। तो यहाँ पे महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है, तो जो मछली कहानी है वो कहाँ से संकलित है, तो ये महाविद्यालय से संकलित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा के नाम क्या था। जो बिस्मिल्लाह खां थे उसके परदादा के नाम क्या था। ए ऑप्शन है यहाँ पे उस्ताद सलाद हुसैन, यहाँ पे बी ऑप्शन है अब्दुल हुसैन, सी ऑप्शन है यहाँ पे महताब हुसैन, डी ऑप्शन है यहाँ पे इकबाल हुसैन। तो यहाँ पे बताना है कि बिस्मिल्लाह खान जो थे उनके परदादा के नाम क्या था, यहाँ पे आपको बताना है। तो उस्ताद यहाँ पे सलाद हुसैन था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। जो हरिजन पत्रिका था उसके संपादक कौन थे, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो हरिजन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी जी थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर, गुरु कृपा की महानता
का वर्णन किस कवि ने किया है? ए ऑप्शन है रस खान, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है घनानंद, डी ऑप्शन है प्रेमघन। तो यहाँ पे गुरु कृपा की महत्व का वर्णन किसने किया है? तो ये गुरु नानक ने किया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि गुरु कृपा की महत्व का जो महत्व है, महत्ता का वर्णन किसने किया है? तो ये गुरु नानक जी ने किया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 20 नंबर, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? जो गुरु नानक की रचनाएं थी उसका संग्रह किसने किया? ए ऑप्शन है हरदयाल सिंह ने, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने, सी ऑप्शन है अर्जुन देव ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे कालू चंद ने। तो यहाँ पे बताना है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है रस खान किस काल के कवि हैं? जो रस खान है वो बताना है कि किस काल के कवि हैं। ए ऑप्शन है आदि काल के, बी ऑप्शन है मध्य काल के, सी ऑप्शन है रीति काल के, डी ऑप्शन है आधुनिक काल के। तो रस खान किस काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है घनानंद किस भाषा के कवि हैं? जो घनानंद है वो किस भाषा के कवि हैं? ए ऑप्शन है ब्रज भाषा के, बी ऑप्शन है अवधी भाषा के, सी ऑप्शन है मगही भाषा के, डी ऑप्शन है खड़ी बोली के। तो यहाँ पे बताना है आपको कि जो घनानंद हैं वो किस भाषा के कवि हैं। तो घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के ये क्या है? कवि हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीले, डी ऑप्शन है यहाँ पे औरंगजेब। तो यहाँ पे बताना है कि जो घनानंद थे वो किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो ये मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? जो भारतीय लोग हैं उनको अब क्या अच्छा लगने लगा है? ए ऑप्शन है देसी घी, बी ऑप्शन है विदेशी रहन सहन, सी ऑप्शन है गुलामी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? तो विदेशी रहन सहन अब भारतीयों को अच्छा लगने लगा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर पंत जी प्रवृत्ति से थे। यहाँ पे बताना है जो पंत जी थे वो किस प्रवृत्ति से थे? ए ऑप्शन है यहाँ पे छायावादी हैं, बी ऑप्शन है यहाँ पे मानवतावादी हैं, सी ऑप्शन है रीतिवादी हैं, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जो पंत जी हैं वो किस प्रवृत्ति के थे? तो ये छायावादी प्रवृत्ति के थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? ए ऑप्शन यहाँ पे ढाल और तलवार, बी ऑप्शन है फूल और भौरे, सी ऑप्शन है फावड़े और हल, डी ऑप्शन है बाघ और भालू। तो जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो फावड़े और हल होंगे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि हैं? जो अज्ञेय हैं वो किस काव्यवाद के कवि हैं? ए ऑप्शन है रहस्यवाद के, बी ऑप्शन है छायावाद के, सी ऑप्शन है अनेकवाद के, डी ऑप्शन है प्रयोगवाद के। तो जो अज्ञेय हैं वो किस काव्यवाद के कवि हैं? तो ये प्रयोगवाद के काव्य कवि हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है खगोलीय पिंड, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्रशंसित व्यक्ति, सी ऑप्शन है अणुबम, डी ऑप्शन है प्रचंड क्रोध। तो यहाँ पे हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है? तो ये अणुबम है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह में से संकलित है? ए ऑप्शन है किन्हीं दिनों में, बी ऑप्शन है हम तुम, सी ऑप्शन है आमने सामने, डी ऑप्शन है यहाँ पे चक्रव्यूह। तो यहाँ पे बताना है 29 नंबर प्रश्न में कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो किन्हीं दिनों से ये क्या है? एक वृक्ष की हत्या संकलित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 30
30 नंबर प्रश्न है, वीरेन डगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? ए ऑप्शन है यहाँ पे जनसत्ता, बी ऑप्शन है यहाँ पे दैनिक भास्कर, सी ऑप्शन है यहाँ पे अमर उजाला, डी ऑप्शन है यहाँ पे दैनिक जागरण। तो यहाँ पे बताना है कि जो वीरेन डगवाल हैं वो किस दैनिक पत्र है उसके संपादकीय सलाहकार हैं। तो ये अमर उजाला के क्या थे, ये दैनिक पत्र के, यहाँ जो अमर उजाला जो पत्र था उसके संपादकीय सलाहकार थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, कवित्री के अनुसार, यहाँ पे कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? ए ऑप्शन है यहाँ पे सफलता की खुशी, बी ऑप्शन है विफलता के आंसू, सी ऑप्शन है मुक्ति की खोज, डी ऑप्शन है यहाँ पे सुख की प्राप्ति। तो कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथम अक्षर क्या है? तो ये विफलता के आंसू हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? ए ऑप्शन यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, सी ऑप्शन है जीवनानंद दास, डी ऑप्शन है अज्ञेय। तो यहाँ पे बताना है कि वनलता सेन किस कवि के श्रेष्ठ रचना है, कि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जीवनानंद दास की है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कौन सा भाव प्रकट होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे मातृभूमि प्रेम, बी ऑप्शन है धर्म भाव, सी ऑप्शन है संस्कार का नश्वरतार, यहाँ पे डी ऑप्शन है मातृभाव। तो यहाँ पे बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो ये पे मातृभूमि प्रेम यहाँ पे प्रकट होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, रेनर रिल्के मारिया के अनुसार यहाँ पे परम सत्ता के सर्वशक्तिमान के रूप में किसे प्रतिष्ठित किया है? ए ऑप्शन है ईश्वर ने, बी ऑप्शन है मनुष्य ने, सी ऑप्शन है सृष्टि ने, डी ऑप्शन है किसी ने नहीं। रेनर मारिया रिल्के के अनुसार परम सत्ता को सर्वशक्तिमान के रूप में किसे प्रतिष्ठित किया गया है? तो मनुष्य ने किया है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, उर्वशी किनकी कृत है? जो उर्वशी है वो किनकी कृत है? ए ऑप्शन है दिनकर की, बी ऑप्शन है कुंवर नारायण की, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, डी ऑप्शन है पंत की। तो उर्वशी किनकी कृत है, काफी महत्वपूर्ण है। तो उर्वशी किनकी कृत है? तो दिनकर जी की ये कृत है, यानी ये दिनकर जी लिखे हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? जो दिनकर जी थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है यहाँ पे मुंगेर, सी ऑप्शन है यहाँ पे सिमरिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे खगड़िया। तो यहाँ पे देखिए दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सिमरिया में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? जो श्रीनिवास हैं वो किस भाषा के साहित्यकार हैं? ए ऑप्शन है कन्नड़, बी ऑप्शन है तमिल, सी ऑप्शन है मराठी, डी ऑप्शन है मलयालम। तो यहाँ पे बताना है कि जो श्रीनिवास हैं वो किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो ये कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर देखिए, नजमा मंगमा की कौन थी? जो नजमा थी वो मंगमा की क्या थी? ए ऑप्शन है यहाँ पे बेटी थी, बी ऑप्शन है माँ थी, सी ऑप्शन है पुत्र वधू थी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सास थी। तो नजमा मंगमा की क्या थी? तो पुत्र वधू थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी लक्ष्मण के कौन थी? जो लक्ष्मी थी वो लक्ष्मण की कौन थी? ए ऑप्शन है यहाँ पे पत्नी, बी ऑप्शन है बहन, सी ऑप्शन है चाची, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे बताना है कि जो लक्ष्मी थी वो लक्ष्मण की कौन थी? तो पत्नी थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है, मंगू को कहाँ भर्ती करवाया गया? जो मंगू था उसको कहाँ पे भर्ती करवाया गया? ए ऑप्शन है अस्पताल में, बी ऑप्शन है अनाथालय में, सी ऑप्शन है विद्यालय में, डी ऑप्शन है सेना में। तो जो मंगू था उसे कहाँ भर्ती करवाया गया? तो इसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या
हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर, सुजाता कथाकार है। जो सुजाता है वो किस भाषा की कथाकार है? ए ऑप्शन है तमिल, बी ऑप्शन है तेलुगु, सी ऑप्शन है उड़िया, डी ऑप्शन है कन्नड़। तो यहाँ पे बताना है कि जो सुजाता है वो किस भाषा की कथाकार है, तो ये तमिल भाषा की कथाकार है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी है। जो धरती कब तक घूमेगी ये कहानी है, कैसा कहानी है? ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है राजनीतिक, सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, डी ऑप्शन है ऐतिहासिक। तो यहाँ पे बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी ये कैसा है, तो ये एक सामाजिक कहानी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 42 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं। तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। मंगमा को किससे विवाद था? जो मंगमा थी उसको किससे विवाद था? ए ऑप्शन है पति से, बी ऑप्शन है बेटे से, सी ऑप्शन है बहू से, डी ऑप्शन है पोते से। तो जो भी आपको सही जवाब है वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय।